जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और सारी की सारी क्लासेस को हमने रुद्राक्ष सर दिल्ली गुरुदेव करके जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग देखोगे तो सीक्वेंस वाइज आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और दूसरी बात है वो ये है कि अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में एक बेसिक डिफरेंस है, वो यही है कि कम से कम वीडियो देखें, सर वो प्रश्न नहीं पूछ पा रहे, सर डाउट्स हैं वो मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो वो यार मतलब ऑफलाइन क्लासेस में ही हो पाएगा। आप जौरा कैलारा सबलगढ़ में कहीं पे भी आप ऑफलाइन क्लासेस आओ, वो एक अलग स्थिति होती है। वीडियो की बात अलग है और ऑफलाइन क्लासेस की स्थिति अलग है। जो वीडियो में मतलब 15-20 मिनट में क्लासेस हो रही है उसको डिस्क्राइब करके 2-2.5 घंटे में क्लासेस दी जाती है ऑफलाइन में, तो वो स्थिति अलग है ऑफलाइन की, है ना। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में हमने क्या किया है, आज गवर्नर जनरल, वायसराय, इनके बारे में या इनके समय पे क्या क्या काम हुए उनको हम देख लेते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास सिद्ध होगी आपके एग्जाम्स के लिए। और एक और जानकारी है, एमपी पुलिस और एमपी एसआई वैकेंसी आने वाली हैं, बहुत जल्दी आने वाली है, इसी महीने की मतलब लास्ट तक आ जाए शायद। तो आप लोग जो भी इंतज़ार कर रहे थे, तैयारी को और धार देना शुरू कर दो और देखते हैं क्या रहता है मामला। एमपीपीएससी के भी मतलब शायद एग्ज़ाम होने वाला है उसका, तो वैकेंसी के बहुत जल्दी 16 फेब को है मेरे हिसाब से, पता नहीं। चलो, गवर्नर जनरल सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760, फिर ये 65 से 67 तक, ये भी मतलब इनका टेन्योर रहा। इनके बारे में पहले तो मतलब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें पढ़ लेता, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास रहा। और हो सकता है कि 1 घंटे की क्लास में आपको सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री का मटेरियल मिल जाए, तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। और पेपर में प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं नहीं जा रहे आपके प्रश्न, बस अच्छे से देख लेना। सबसे पहले देखो रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय पे द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी भाई बंगाल में। द्वैध शासन का मतलब होता है 2 संस्थाओं का शासन। अब 2 संस्थाएं कौन, एक तो अंग्रेज और दूसरा बंगाल का नवाब। तो जो बंगाल का नवाब है वो संभाल रहा था राजनीतिक दायित्वों को, और जो प्रशासनिक दायित्व या फिर एक तरीके से जो आर्थिक दायित्व थे उनको संभाल रहे थे अंग्रेज। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। ये तुम्हारे समय की बात है, 1765 की, बक्सर के युद्ध के बाद की स्थिति थी, ठीक है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय पे इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। इलाहाबाद की पहली संधि मतलब हुई थी नवाब जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, और जो दूसरी संधि थी इलाहाबाद की वो हुई थी शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे उसके मध्य में, ठीक है। तो ये जरूर याद रख लेना रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, ठीक। अगला जो गवर्नर है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका जो समय काल दिख रहा है वो है 1772 से 1785। अब देखो इसके समय पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 में कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया गया भाई? बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर था वो अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, जो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था, मतलब कंपनी और जो नवाब का शासन चल रहा था, मतलब तो उस शासन को समाप्त करके पूरी तरीके से शासन किसके हाथ में आ गया? कंपनी के हाथ में। तो द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, भाई जरूर याद रख लेना, ठीक है। मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा मतलब बनवाया कलकत्ता में 1781 में। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र है कौन सा? द बंगाल गजट। इसके जो संपादक थे वो कौन थे? जेम्स ए हिक्की। तो ये कई बार पेपर में आता है कि मतलब भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, कब निकला था, नाम क्या था, किसने निकाला था, समझ में आ गया? तो कौन सा है? द बंगाल गजट। किसने निकाला था? जेम्स ए हिक्की ने। 1780 में निकला था भाई, ठीक है। अगला है 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। जो सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में दिल्ली में है वो अलग है, ये कलकत्ता में मतलब बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे, ठीक है।
1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी। और पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 में आया था। देखो ये 1785 तक इनका टेन्योर है। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो भी इन्हीं के समय पे आया, और ये कौन सा वाला है, रेगुलेटिंग एक्ट है, वो भी इन्हीं के समय पे आया। बहुत मतलब एक तरीके से काम की चीजें हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय पे आया था, रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय पे आया था। और मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों को, ये लिखा हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट, तो भाई पिट कौन थे? इसमें जो पिट्स लिखा हुआ है ना, ये किसी व्यक्ति का नाम है पिट। तो कौन थे भाई पिट, आप लोग मतलब बताना कमेंट बॉक्स में, बड़ा अच्छा लगेगा अगर बता पाओगे तो। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है वो इन्हीं के समय पर हुआ था। अब इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मध्यकालीन भारत में जो मैंने मराठा साम्राज्य पढ़ाया उसमें मैंने मतलब बता दिया है। तो उसमें जो आंग्ल मराठा युद्ध हैं उनके बारे में मैंने बताया था, तो आप लोग जाके देख लेना वो वाली मराठा काल वाली वीडियो। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। ठीक है, राजस्व मतलब मंडल की, और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति चलाई इस समय पे, एक तरीके से घेरे की नीति बोलते हैं इसको। और भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता, जो न्यायिक सेवा है उसका जनक है वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में ले दे के हमें 4-5 पॉइंट हैं जो अच्छे से याद रखने हैं। उनमें से एक है कि इसके समय पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था और पिट्स इंडिया एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरी बात, इसको बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा जो पॉइंट याद रखना है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, याद रखोगे ना अच्छे से, ये पॉइंट याद रखना है। चौथा पॉइंट याद रखना है कि इसको न्यायिक सेवा का जन्मदाता बोला जाता है, अच्छे से याद रख लोगे। और पांचवा जो पॉइंट है वो याद रखना है कि इसी के समय पर 1780 में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट है, इसका प्रकाशन हुआ था। इसके प्रकाशक थे जेम्स ए हिक्की। समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर आप लोग ये रॉबर्ट क्लाइव से लेके और माउंटबेटन तक लास्ट तक अगर इनको मतलब कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि आधुनिक भारत के इतिहास का लगभग 50% पोर्शन 1 घंटे की क्लास में क्लियर हो जाएगा आपका। समझ गए? चलो अगला जो मतलब गवर्नर जनरल है उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टेन्योर है वो 1786 से लेके 1793, फिर उसके बाद 1805 में फिर से इनकी मतलब वापसी हुई। तो देख लो क्या मामला है इनका। 1793 में कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड चलाया। एक तरीके से ये एक कानून है। क्या है ये? कानून है। तो इसको किस नाम से जानते हैं? कॉर्नवालिस कोड के नाम से। 1793 में कॉर्नवालिस कोड, बस यही फर्क रहता है ऑनलाइन क्लासेस का मामला और ऑफलाइन क्लासेस का मामला। जब ऑफलाइन क्लासेस में बैठते हैं तो जो कॉर्नवालिस कोड है ना, उसी को 10 मिनट में डिस्क्राइब किया जाएगा, और ऑनलाइन बैठे हुए तो बस कॉर्नवालिस कोड है, देख लो, बात खत्म। ठीक है। तो 1793 में क्या मामला है? कॉर्नवालिस कोड मतलब चलाया गया। स्थायी बंदोबस्त की नीति चलाई गई। स्थायी बंदोबस्त की नीति मतलब एक तरीके से जैसे जो टैक्स लिया जाता था उस टैक्स को फिक्स कर दिया कि इतना टैक्स चाहिए और इतने समय पे चाहिए। एक फिक्स डेट मतलब कर दो, जैसे मैं तुमसे बोल दूं ऐसे करके कि दो भाई मुझे इतने समय पे तुमसे इतना मतलब पैसा चाहिए और उतना ही चाहिए, मतलब फिक्स कर दूं, तो वो चीजें मतलब थोड़ा सा मेंटेन मतलब एक तरीके से ठीक नहीं रह पाती हैं। लोगों को हमेशा लगता है कि जैसे मान लो कोई ब्याज पे पैसे दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो बोलेगा कि नहीं मुझे उतनी तारीख को बिल्कुल फिक्स मतलब पैसे आते रहे भाई, फिक्स उतने ही ब्याज पे। एक समय पे हो सकता है कि ब्याज बढ़ जाए, समझ में आ रहा है, और जिस दिन पैसे आए हो सकता है बाद में तुम्हें ज्यादा जरूरत पड़ जाए उस समय पे। तो मतलब ये जो भी है ये चाहते थे कि मतलब हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन है वो एक साथ मतलब हो जाए, इस वजह से इन्होंने ये चलाई। कौन सी नीति? स्थायी बंदोबस्त की मतलब नीति चलाई थी। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? सर जॉन सॉर। कौन? सर जॉन सॉर थे। और भारत में सिविल सेवा का जनक, क्या? भारत में सिविल सेवा का जो जनक है वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मतलब सिविल सेवक एक तरीके से, समझ रहे हो, IAS IPS। अब यहाँ पे सिंपल सी बात और मैं समझा दूं, यहाँ पे लिखा था न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है? कॉर्नवालिस। जनक कौन है सिविल सेवा के? कॉर्नवालिस। लेकिन वहीं पे अगर पूछा जाता है आपसे कि अखिल भारतीय सेवा के जन्मदाता कौन है, तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया सर्विसेज। क्या? ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं हैं,
इसके अंतर्गत भारत की कितनी सेवाएं आती है, कौन कौन सी आती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत वर्तमान में भारत की कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, अगला है सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर ने 1793 से लेकर 1798 तक भारत में शासन किया। एक तरीके से ये शासन ही है, शासक है अपने आप में। ठीक है, अहस्तक्षेप की नीति चलाई इसने, मतलब इसने नॉन इंटरफेरेंस की नीति है इनकी। ये मतलब इंटरफेरेंस मतलब नहीं कर रहे थे, बोला था जैसे जैसे चीजें चल रही हैं वैसे मतलब चलने दो। अगला मतलब जो मामला है वो किसका है, लॉर्ड वेलेजली का। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 इसने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। सहायक संधि प्रणाली का मतलब ये था कि ये जैसे मान लो किसी राजा से पहले मतलब टकरा गया, उससे मतलब युद्ध कर लिया, फिर जीत गया, जीतने के बाद फिर उससे मतलब बहुत सारा धन भी ले लिया, और धन लेने के बाद फिर उससे मतलब बोलता है कि अब लड़ाई नहीं करनी, तो बोलता है सब तो ले लिया अब क्या करो, बोला नहीं अब आगे लड़ाई नहीं करनी है। तो फिर क्या करता था, बोलता था कि अब तुम्हारे दरबार में हम सेना रखेंगे, मतलब अपनी मनचाही सेना रखनी है, और उस सेना का जितना भी खर्चा अर्चा होगा वो राजा खुद उठाएगा। मतलब संधि की संधि हो गई, दोस्ती की दोस्ती हो गई, लूट का लूट लिया, ये मतलब सहायक संधि है। तो ये सहायक संधि प्रणाली किसने चलाई थी, लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी। और आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में बताना पहला कौन सा मतलब साम्राज्य था जिसने सहायक संधि प्रणाली शुरू की, मतलब एक तरीके से एक्सेप्टेंसी मतलब उसको दी या मान्य किया उसको कि भाई सहायक संधि प्रणाली पे हस्ताक्षर करने वाला कौन सा मतलब साम्राज्य था। ठीक, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है वो इसी के समय पे हुई। और ये लॉर्ड वेलेजली है जो स्वयं को बंगाल का क्या कहता था, शेर। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को क्या कहता था, बंगाल का शेर कहता था भाई ये। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, अच्छे से याद रख लेना इसको। अगला है लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से 1813 तक इसका मतलब टेन्योर रहा, 1807 से 13। और इसके समय पे मतलब मामला क्या हुआ था भाई, 1809 में बहुत प्रसिद्ध है ये, 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी। इसको एक तरीके से बोला जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के सामने अंग्रेज झुक गए थे, और महाराजा रणजीत सिंह को मतलब ये मानते भी थे कि मतलब ये इससे अगर डायरेक्ट टकराएंगे कि तो हम जीतेंगे भी नहीं। बाद में जाके जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तब बाद में जो इसके उत्तराधिकारी थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, जिनको आसानी से इन्होंने मतलब डिफीट कर लिया। और फिर मतलब इन्होंने क्या किया, जो सिख साम्राज्य है उसको भी अंग्रेजी कंपनी के अधीन मतलब ले लिया इन लोगों ने। और 1813 में चार्टर एक्ट आया था, इसी के समय आया था, किसके समय पे, मिंटो प्रथम के समय पे आया था। ठीक, अगला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823 में मतलब मामला था। ठीक है, और 1800 और मैं पॉलिटी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, तो जो अधिनियम है वो तो आप लोगों के क्लियर ही है। 1813 में मतलब 1813 के अधिनियम में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, कुछ आ रहा है कुछ समझ में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। कुछ ऐसी चीजें थी जिनको मतलब छोड़ दिया गया था, वो चीजें आप लोग बताओगे कौन सी वो दो चीजें थी जिन पे मतलब बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा, और उन पे ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली अपनी मतलब कर रही थी। और एक और मतलब जो ईसाई मिशनरीज का जो आगमन था, ईसाई मिशनरीज का जो आगमन था वो इसी एक्ट के तहत मतलब हुआ था। अगला कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 से 1833 तक मतलब रहा। पिंडारियों का दमन मतलब इसी के समय पे हुआ, और पिंडारियों के जो नेता हुआ करते थे वो कौन थे, चीतू और करीम, ये इसके मतलब नेता हुआ करते थे। पिंडारी एक तरीके से मराठों के सहायक ही थे। ठीक है, इनका मतलब इनको भी मतलब मराठों को फिनिश किया, पिंडारियों को भी मतलब ऐसे करके इन्होंने मतलब किया। ठीक है, टेनेसी एक्ट आया था 1822 में, ये इन्हीं के समय का मामला है। अगला है लॉर्ड एम हस्ट, और लॉर्ड एम हस्ट के समय का जो मतलब अगर बात करें तो इसके समय पे 1824 में बैरकपुर का मतलब सैन्य विद्रोह हुआ था। बोला जाता है कि ये ज्ञात सेना द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया पहला विद्रोह है। समझ में आ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूं, 1824 का जो बैरकपुर विद्रोह है, बैरकपुर छावनी में जो सैनिकों ने मतलब जो विद्रोह किया था, ये अंग्रेजों के खिलाफ किया गया सेना का ज्ञात पहला विद्रोह है। ठीक है, संगठित विद्रोह भी मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अगला जो मतलब गवर्नर है, गवर्नर जनरल, वो है विलियम बेंटिक। अभी तक हम गवर्नर जनरल देखो,
ये हमने पढ़ा था गवर्नर बंगाल का, और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं हम लोग, और बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर अधीन मतलब क्या बोलते हैं, मद्रास भी आता था, बॉम्बे भी आता था, और बंगाल भी आता था, और इनके पर्टिकुलर गवर्नर भी होते थे। मतलब बंगाल का भी गवर्नर है, मद्रास का भी गवर्नर है, बॉम्बे का भी गवर्नर है, लेकिन इन तीनों का जो हेड है वो कौन है, बंगाल का गवर्नर। अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल चल रहे हैं ना, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की लिस्ट में अगला नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। 1828 से लेकर 1835 तक का इनका समय है। अब मामला क्या हुआ, 1833 में 1833 में जो चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मैं कुछ बोल रहा हूं, सुन रहे हो आप लोग? मैंने बोला है कि लॉर्ड क्लाइव बंगाल का क्या था, गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद से सारे के सारे लोग बंगाल के गवर्नर जनरल चल रहे थे। विलियम बेंटिक भी बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, लेकिन इसी के समय पे 1833 में क्या हुआ, चार्टर एक्ट आया, और चार्टर एक्ट के तहत विलियम बेंटिक को बंगाल के गवर्नर जनरल से बढ़ा के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा ये। अब ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया, मतलब इसका मतलब ये था कि भारत का जो साम्राज्य, कंपनी का जो साम्राज्य था, वो मतलब जो फूटा पड़ा हुआ था उसको केंद्रीकृत कर दिया। तो एक तरीके से केंद्रीकृत साम्राज्य की जो स्थापना है कौन सी अधिनियम के तहत की गई, तो 1833 का अधिनियम है, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, मतलब राजा राम मोहन राय का बोला जाता है कि बहुत ज्यादा मतलब इसमें सहयोग रहा। और सती प्रथा को, प्रथा क्या, एक कुप्रथा थी। एक पुरुष की मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा को आत्महत्या करनी पड़ती थी, या अगर वो आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं होती तो उसको जिंदा जला दिया जाता था, वो वाली स्थिति थी। कुछ लोगों को प्रवोक करके भी ऐसे करके कि नहीं तू देवी बनेगी, ऐसे करके मतलब तू सती हो जा, जो भी है, मतलब वो अलग चीजें हैं, लेकिन चीजें ठीक तो नहीं थी एक तरीके से, जो भी है। ठीक है, तो ये सती प्रथा का जो अंत है वो किसके समय पे हुआ भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे सती प्रथा का अंत हुआ था, 1829 में हुआ था। इसमें मतलब सहयोग रहा था राजा राम मोहन राय का, ये जरूर मतलब याद रख लेना। 1830 का समय है, इस समय पे ठगी प्रथा का अंत हुआ, और कर्नल स्लीमैन, ये राजा राम मोहन राय की सहायता से क्या हुआ, सती प्रथा का अंत, और कर्नल स्लीमैन की सहायता से किसका अंत हुआ, ठगी प्रथा का अंत हुआ। भाई अच्छे से याद रख लेना। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को मतलब शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मामला क्या है, बोला कि भाई मीडियम ऑफ एजुकेशन किसको रखा जाए, तो कम्युनिकेशन के लिए मतलब इन्होंने रखा, लैंग्वेज मतलब जिसको मतलब प्राथमिकता दी वो किसको दे दिया, अंग्रेजी को। और यही वो समय था जहां से धीरे 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 करके भारत की शिक्षा में अंग्रेजी ने पेट बना ली। और आज की स्थिति तो ऐसी है कि एक सामान्य सा आदमी भी चाहता है कि भैया मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का सिंबल भी एक तरीके से मतलब मुझे लग रहा है कि सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस है वो इंग्लिश ही है। मतलब कोई इंसान पीएचडी किया हुआ है लेकिन हिंदी मीडियम है, मतलब बोलो कैसे करके। और दूसरा है उसने 12th किया हुआ है, हो सकता है कि किसी कंपनी में जाता है उसने 12th कुछ किया भी नहीं है, ऐसे करके मतलब मामला है, इंग्लिश बोलता है प्रॉपर। तो जो पीएचडी वाला है वो उसके सामने ऐसे मतलब देख रहा होता है भैया, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब वो उसको बोल रहा है कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, ये भाई साहब है जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो जो अंग्रेजी है उसको जो बढ़ावा मिला एजुकेशन में, जो पेट बनाने का जो मामला है वो यहीं से मिला। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मतलब बना दिया कि भाई ठीक है, इसको याद रख लेना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो कौन है, विलियम बेंटिक। क्लियर है? तो विलियम बेंटिक के बारे में क्या क्या याद रखोगे, एक तो सती प्रथा का अंत हुआ, दूसरा ठगी प्रथा का अंत हुआ, तीसरा मामला जो विलियम बेंटिक है उसको बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और याद रखोगे कि इसके समय पर मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा की थी। क्लियर है? और 1833 का चार्टर एक्ट तो आया ही था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अगला है चार्ल्स मेटकॉफ, और चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है।
एक तरीके से मीडिया को छूट देने वाला आदमी। किसको? मीडिया को छूट देने वाला। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है वो कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। अगला है सर लॉर्ड ऑकलैंड। अच्छा, ये जो लॉर्ड लिखा होता है एक तरीके से लॉर्ड मतलब गॉड, भगवान, मतलब उपाधि मिली है इन्हें गॉड की, लॉर्ड की उपाधि है, समझ रहे हो? तो ये जो लॉर्ड ऑकलैंड है इसने शेरशाह सूरी मार्ग था ना, कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? हैं? शेरशाह सूरी ने मतलब जो रोड बनवाया था उस रोड पे उसने सराय खाने भी बनवाए थे। शेरशाह सूरी का मतलब एक अलग ही मामला हुआ करता था। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी कहा गया था, तुम लोगों ने देखा था, ठीक है? तो शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल के ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। क्या? जो जीटी रोड है ये। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भाई जल्दी से, जीटी रोड को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है और जीटी रोड कहां से कहां तक है? तभी तो अच्छा लगता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी है और फिर आप कमेंट भी कर रहे हो। देखो, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल के लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या करवा दिया? जीटी रोड। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जीटी रोड का वर्तमान में नाम क्या है और ये कहां से कहां तक मतलब जाता है? चलो, लॉर्ड एलनबरो 1843 के एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत कर दिया गया। इसने ये जरूर याद रख लेना। देखो, दास प्रथा का अंत है या सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, और ये है दास प्रथा का अंत, ठीक है? अगला लॉर्ड हॉर्डिंग, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वो इसी के समय पे हुआ और नरबली प्रथा पर रोक लगाई इसने। नरबली प्रथा समझ रहे हो तुम? नरबली सुना होगा ना तुमने? सुना होगा, ऐसे करके आला ने अपने बेटे की मतलब बलि दे दी माता पे, है ना? देवी के लिए कुछ भी कुर्बान, देवता के लिए कुछ भी कुर्बान, अपने मतलब बकरे को काट देंगे, अपने मतलब एक तरीके से बेटे को काट देंगे, परिवार में से किसी की बलि चढ़ा देंगे, किसी व्यक्ति की बलि चढ़ा देंगे, ये सब मतलब मामला। तो नरबली तो बहुत एक तरीके से क्या ही बोला जाओ इसको, समझ रहे हो तुम? अब हम मान लो कि किसी भी अच्छे से अच्छा काम हो जाए, उसके लिए अगर मान लो कि हमें अपने बेटे को मारना पड़े या किसी के बेटे को मारना पड़े, यार उससे बढ़िया है कि वो अच्छा काम ना हो। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत सारी तुम्हें धन दौलत मिल जाएगी, ये हो जाएगा, घर में समृद्धि आ जाएगी, इसके चक्कर में तो मतलब अपने बेटे को मारना पड़ेगा। नहीं मारेंगे भैया, मतलब नहीं आने दो, समृद्धि रहने दो, ठीक है? तो जो नरबली प्रथा है इस पे मतलब रोक किसके समय पे लगी? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय पे मतलब लगी, इसको याद रख लेना। अब देखो अच्छे से, विलियम बेंटिंग के समय पे सती प्रथा पे रोक, ठगी प्रथा पे रोक, एलन बरो के समय पे दास प्रथा पे रोक, और हॉर्डिंग के समय पे नरबली पे रोक, ठीक है? अगला लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से तो आप लोग सब परिचित हो। डलहौजी तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा दोस्त हो। चलो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लो। 1848 से 1856 तक रहा है आदमी। 1857 के जो क्रांति हुई थी उस समय पे ये नहीं था, 1856 तक रहा। मामला देख लो, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ इसके समय पे, मतलब इसने सिख साम्राज्य को मिला दिया कंपनी के अधीन। जो सिखों का साम्राज्य था, ये मैं उसी की बात कर रहा हूं जिस रणजीत के सामने महाराजा रणजीत सिंह, एक सुकुरचकिया मिसल से आने वाले बहुत प्रसिद्ध मतलब शासक थे। अंग्रेजों ने खुद बोला था कि एशिया की सबसे शक्तिशाली सेना है इनके पास, ये मतलब मामला। और उस व्यक्ति के सामने ये लोग जाके झुकते थे, उसको लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर लिया? कंपनी में मिला लिया, ठीक है? दूसरी बात, इसने व्यापगत सिद्धांत या हड़प नीति की शुरुआत की थी। तो जो व्यापगत सिद्धांत है या हड़प नीति है उसके तहत इसने मतलब एक सिस्टम चलाया और इसने ये बोला कि जिस भी राजा के पास खुद का वारिस नहीं होगा उस साम्राज्य को कंपनी के अधीन कर लिया जाएगा, या फिर कोई ऐसा साम्राज्य जहां का राजा अच्छे से शासन नहीं कर पा रहा होगा तो उस साम्राज्य को कंपनी के अधीन कर लिया जाएगा, मतलब हड़पना है। मैं कुछ बोल रहा हूं वो सुन रहे हो तुम लोग? मैंने बोला डलहौजी ने जो नीति चलाई वो नीति क्या है? एक तरीके से कंपनी का जो मतलब क्षेत्र है उसका विस्तार करना है, और विस्तार करने के लिए जो भी राजा रजवाड़े थे उन राजा रजवाड़ों के पास जो भी मतलब इनका साम्राज्य हुआ करता था उस साम्राज्य को कंपनी के अधीन लाना इसका उद्देश्य था। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसने ये नीति चलाई और उस नीति में ये सफल भी हुआ। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, जब लिमिट क्रॉस हुई तो 1857 की क्रांति हो गई। और अब देख लो थोड़ा सा मामला क्या रहा। तो थोड़ा सा 1857 की क्रांति को जानने से पहले सोच लो कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध था,
अवध के शासन को कुशासन का आरोप लगा के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किया तो वहां के जो मतलब जो भी विरोध करने वाले लोग थे उनको मतलब मारा पीटा गया होगा, बहुत सारा मतलब मामला था, ऐसी कंडीशन। तो बोला जाता है वहीं पे उस समय के जो शासक थे या अवध के जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। एक मतलब एंटरटेनमेंट टाइप की मतलब स्टोरी है, या फिर बोल सकते हो कि मतलब भाई कैसे लोग रहे होंगे या क्या मतलब राजाओं की जो मानसिकता रही होगी, या तो तुम ये बोल सकते हो कि अवध के लोगों का क्या यार नजाकत थी इनकी, या फिर ये बोल सकते हो कि इनसे बेवकूफ कौन होगा। बोला जाता है कि जब कंपनी के लोग अवध में घुसे या जब इसके शासन को जब अधीन कर रहे थे अपने, तो सारे के सारे लोग भाग गए। और ये जो वाजिद अली शाह है भाई साहब आराम से अपने सिंहासन पे बैठे थे। जब अंग्रेज इनके सामने पहुंचे वाजिद अली शाह के, तो मतलब इनसे बोला कि भाई तुम तो बड़े साहसी हो यार, सारे के सारे लोग भाग गए लेकिन तुम मतलब नहीं भागे। तो इन्होंने बोला यार भाग तो मैं भी जाता, साहसी आसी तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जूता पहनाने वाला है ना वो भाग गया। नहीं समझ, नहीं लेवल देखो कि क्या बोलूं मैं, मतलब सब कुछ चला गया लेकिन अकड़ फिर भी नहीं जा रही है। बोल रहा है कि जूता पहनाने वाला है ना वो नहीं भागता, वो जूता पहना देता तो मैं भाग जाता। अब जूता पहनाने वाला भाग गया तो मैं कैसे जूता पहनूंगा। समझ में आ रहा है इनका मतलब मामला जो भी है। पर मतलब डलहौजी ने इसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, बात खत्म हुई। उसके बाद तुमने सुना ही होगा उधर वो मंगल पांडे ने मतलब विद्रोह कर दिया था, वो चर्बी वाले कारतूस, वो सारी की सारी स्टोरी आपको पता होगा। 1857 की क्रांति का मतलब मामला है। और फिर धीरे धीरे करके मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मतलब विद्रोह होने लग गए। सारे के सारे जो भी शोषित राजा रजवाड़े थे वो इकट्ठे होने लग गए, सेना थी वो भी मतलब शामिल हो गई। फिर तुमने देखा होगा कि जो मुगल बादशाह था कौन, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसको बोला कि तुम मतलब क्रांति का नेतृत्व करो। हालांकि वो वृद्ध था, वो चीजें मतलब पॉसिबल नहीं हो पाई। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया। और लॉर्ड डलहौजी के समय पर काम क्या क्या वो देख लो। शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच आया, वुड घोषणा पत्र। इसने शिक्षा में मतलब एक अलग लेवल का मामला बनाया। इसको बोला जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, हाँ वुड डिस्पैच। वुड एक व्यक्ति हैं, उनके समय पे जो घोषणा हुई उसी को बोलते हैं वुड डिस्पैच। ठीक है, 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, वुड डिस्पैच को। किसके समय आया, लॉर्ड डलहौजी के समय। और भारत में रेलवे की शुरुआत है वो किसके समय हुई, डलहौजी के समय। कब हुई, 1853 में। भारत में पहली बार डाक टिकट की शुरुआत है वो किसके समय पे हुई, डलहौजी के समय पे। कब हुई, 1854 में। भारत में लोक सेवा विभाग की स्थापना वो किसके समय पर हुई, डलहौजी के समय। कब, 1854 में। डलहौजी ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया, किसको बनाया, तो बाकी समय राजधानी क्या थी, दिल्ली। क्या, बकवास मत करो, बाकी समय राजधानी क्या है, कलकत्ता। क्योंकि अभी दिल्ली का तो कोई मामला है ही नहीं। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया, शिमला को। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, मतलब पहले आईसीएस बने। ठीक है, और 1922 में भारत और लंदन में दोनों मतलब भारत में भी परीक्षा हुई और लंदन में भी मतलब एक तरीके से जो कलेक्टर के लिए जो एग्जाम होता था पहले कहां पे होता था, लंदन में होता था। ठीक है, वहीं से बन के आते थे लोग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, तो कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। अब देख लो अच्छे से, फिर मामला गड़बड़ हो गए हैं, भूल जाओगे चीजों को। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, देखो भारत का, और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। तो गवर्नर जनरल से हटा के जो नाम है वो अब चेंज क्या हो गया, प्रथम वायसराय। इस समय पे कंडीशन ऐसी क्रिएट हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी
उसके बाद कंपनी को भी डर बैठ गया था, अंग्रेजों को भी डर बैठ गया था कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के लोग अगर 1857 की क्रांति में भाग ले लेते तो फिर हमें यहाँ से भागना पड़ जाता। और इसी वजह से ये बोला गया कि ये जो सारी की सारी जो धूर्तता हुई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके अब जो ब्रिटिश क्राउन है वो सत्ता को संभालेगा। ये चेंज कर दिया गया नाम, कुछ नहीं मतलब बिना फालतू चेंज कुछ हुआ नहीं। और फिर मतलब चीजें ऐसी हुई कि ये जो देखो व्यक्ति वही का भी, व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा है। गवर्नर जनरल भाई साहब अब क्या बन जाएंगे, वायसराय। 1857 की क्रांति इसी समय पे हुई थी, मतलब ये भाई साहब थे, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ। इसको मतलब देखो विधवाओं का विवाह हो सकता है, पहले मतलब विधवाओं का जो मतलब मामला था ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में मतलब हुआ, या इसकी मतलब एक तरीके से रिकमेंडेशन किसने की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनमें चीजों को जरूर याद रख लेना, हम लोगों ने अभी तक देखा हुआ है अच्छे से। देखो तुम, सती प्रथा, ठगी प्रथा, फिर यहाँ पे मतलब मामला क्या, दास प्रथा, फिर उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने, नरबली प्रथा, और अब ये क्या, विधवा पुनर्विवाह। क्या, विधवा पुनर्विवाह। देखो महालेखा परीक्षक का पद है वो सृजित किया गया, और 1858 में मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया। तुम्हें तो पता ही हुआ है 1857 की क्रांति में जो मुगल बादशाह थे, कौन, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको लाल किले से कैद किया गया और उसको भेज दिया गया रंगून, वहां पे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी कब्र पे क्या लिखा हुआ है? जफर तो इतना बदनसीब है कि तुझे तेरी सरजमी पे 2 गज जमीन दफन के लिए भी मुनासिब ना हुई, है ना। लॉर्ड एल्गिन, बहावी आंदोलन का दमन, मृत्यु कहां पे हुई इसकी, धर्मशाला में। धर्मशाला भाई, धर्मशाला जो शहर है वो कौन से राज्य में, आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लॉरेंस अकाल आयोग का गठन हुआ। प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा 1865 में भारत यूरोप के बीच मतलब शुरू हुई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक कूका आंदोलन है, राम सिंह कूका, इसको भी पकड़ के कहां भेज दिया गया भाई, रंगून। रंगून कहां पे था भाई, म्यांमार में, ठीक है। सुएज नहर खोली गई इसी समय पे। अगला है लॉर्ड लिटन, 1874 से 1880 तक। 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद, क्या, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई भाई इसको, और इसी के समय पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1878, नहीं अभी राजधानी नहीं है, ठीक है। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मतलब जारी किया गया इसी समय पे। सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई। इसके बारे में बोला जाता है कि बहुत बुरा आदमी था, इसने एक तरीके से जो मीडिया था, मीडिया पे रोकथाम लगाई बहुत ज्यादा, ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वही। और सिविल सेवा में एज बहुत कम कर दी गई, मतलब बोल दिया गया 21 से घटाकर 19 पर, हाईएस्ट एज है ये, मतलब ओवरेज हो जाएगा 19 साल पे जाके बस। आईसीएस मतलब कलेक्टर बनना है तो इतनी उम्र तक, 19 तक, हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो तुम। चलो अगला जो शासक बनता है वो मतलब कौन बनता है, लॉर्ड रिपन बनता है। और लॉर्ड रिपन ने मतलब 1880 से 1884 तक का इसका समय रहा, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 19 से बढ़ा के फिर से 21 कर दी इसने। स्थानीय स्वशासन, जो पंचायतों का जो मतलब जो पंचायतों का जो चुनाव उनाव होता है, पंचायतों का जो सिस्टम है, स्थानीय स्वशासन, जिसको मतलब आर्टिकल 40 में तुम देखोगे महात्मा गांधी की जो ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है वो शायद इसी से प्रेरित रहो, या फिर हम पहले से भी देख सकते हैं, हम चोल काल में देख चुके थे स्थानीय स्वशासन, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन, आधुनिक स्थानीय स्वशासन की शुरुआत है वो किसने की थी, लॉर्ड रिपन ने। नियमित एवं 10 की जनगणना की शुरुआत है वो 10 साल में जो जनगणना होती है उसकी शुरुआत भी लॉर्ड रिपन ने की थी। हालांकि पहली बार मतलब जो जनगणना है वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पे। अच्छे से सुन लो भाई, पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय पे हुई थी 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना जो 10 साल में होनी है जनगणना, उसकी शुरुआत किसने की, लॉर्ड रिपन ने मतलब शुरुआत की थी, ठीक है। अभी लास्ट जनगणना है वो कब हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी जो जनगणना होनी है वो कब होनी है, ठीक। नियमित एवं 10 की जनगणना की शुरुआत हुई। भारत का उद्धारक, इसको भारत का उद्धारक बोला जा रहा है, क्या, भारत। ये मैं बहुत सारे प्रश्न छोड़ देता हूं ना, मतलब आप लोगों के लिए क्लास में, आप लोग किया करो उन प्रश्नों को, जिससे क्या एक्टिव रहोगे। भारत का उद्धारक किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को मतलब बोला जाता है। एल्बर्ट बिल आया इसी के समय पे, और एल्बर्ट बिल विवाद बहुत मतलब एक तरीके से
प्रसिद्ध विवाद है, ऑफलाइन में मतलब चीजों को समझाएंगे। अभी के लिए एक तरीके से समझ लो कि इस विवाद ने भारतीयों को मतलब एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, मतलब एल्बर्ट विल था, वो भारतीयों को आगे बढ़ाने की मतलब बात कर रहा था। भारतीय जज भी जो ब्लैक अगर कोई व्यक्ति है वो भी जज बनता है तो वो भी कम से कम अंग्रेजों का मतलब मुकदमा सुन सकता है, ऐसी करके मतलब कुछ मामला है। लेकिन अंग्रेजों को ये चीज मतलब पची नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, अंग्रेजों का जो श्वेत चमड़ी है वो श्रेष्ठ होती है, और जो ब्लैक है, ब्लैक तो ब्लैक है, ब्लैक तो असभ्य होते हैं, उनको मतलब वो हमारे ऊपर शासन करेंगे, वो हमारा बताएंगे कि क्या गुनाह है क्या नहीं। समझ में आ रहा है? वाइट बर्डन्स थ्योरी मतलब है ना, बहुत बड़ा वाला मामला था एक तरीके से। श्वेत रक्त श्रेष्ठता का सिद्धांत एक तरीके से मतलब जो वाइट लोग हैं वो समझदार होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, और वो गॉड ने काले लोगों को सुधारने के लिए भेजे हैं। समझ में आ रहा है? तो काले लोगों की मतलब इतनी हिम्मत। चलो अगला देखो, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक इसका समय रहा। 1884 से इसके समय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना करने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे एओ ह्यूम। 1885 में स्थापना हुई, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के वो आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? और साथ साथ में ये भी बताना कि पहले मतलब अध्यक्ष कौन बने, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, पहले ईसाई अध्यक्ष कौन बने, महात्मा गांधी मतलब कौन से एक अधिवेशन के लिए अध्यक्ष बने, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, मतलब बताओगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, ठीक है? और जो एओ ह्यूम है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। स्थापना के समय पर लॉर्ड डफरिन ने मतलब बोला था कि ये मुट्ठी भर समूहों का एक संगठन है, मतलब मुट्ठी भर लोग हैं इस संगठन में, और मुट्ठी भर लोगों का समूह है या संगठन है तो क्या चलेगा, वैसे ही कुचल दिया जाएगा। लेकिन यही संगठन था जिस संगठन ने भारत को आजाद कराया। समझ में आ रहा है? उस समय पे बीजेपी का मामला नहीं था, समझ रहे हो? उस समय पे कांग्रेस ही थी। अब ये नहीं कि मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ भाई वो भी कांग्रेस ही है। समझ में आ रहा है? जिसको सोचोगे वो सब कांग्रेस ही है। कुछ कम्युनिस्ट मतलब अलग मामला है, मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी। जो आजादी के जो तुम्हें नायक दिखाई दे रहे हैं वो अधिकतर लोग कौन है? कांग्रेसी ही। लॉर्ड कर्जन 1899 से 5 तक रहा है। इनका तो बड़ा खतरनाक खेल है भाई। पुलिस विभाग में आईडी की स्थापना की थी इन्होंने, और कर्जन ने फूट डालो शासन करो की नीति, ये बहुत प्रसिद्ध है। फूट डालो शासन करो की नीति चलाई थी इन्होंने। हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के संगठन को तोड़ने के लिए इन्होंने ये नीति चलाई, और इसके तहत इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। और बंगाल के विभाजन के विरोध में फिर मतलब स्वदेशी आंदोलन चला था, बंग आंदोलन चला था, आप लोगों को पता हुआ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मतलब उसको लीड किया था। उसके बाद ये हेड बनता है लॉर्ड मिंटो सेकंड। 1905 से लेके 1910 तक इसका समय रहा। मुस्लिम लीग की मतलब स्थापना हुई 1906 में इसी के समय पे। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, और इस सहयोगी थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, स्थापना कहाँ पे हुई थी भाई? ढाका में हुई थी। ठीक है, ढाका वर्तमान में कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश वर्तमान में एक स्वतंत्र मतलब देश है। उस समय पे वो मतलब प्रांत हुआ करता था अंग्रेजों का। ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था इन्हीं के समय। लॉर्ड मिंटो मार्ले एक्ट है 1909 का, ये बहुत प्रसिद्ध एक्ट है। और जब पॉलिटी पढ़ी होगी आप लोगों ने तो उस समय मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को। ये पहला अधिनियम था जिसने शायद पाकिस्तान की नींव डाल दी थी। अब मैं बताऊं कैसे पाकिस्तान की नींव डाल दी थी। क्योंकि पाकिस्तान की नींव इस अधिनियम ने ऐसे डाल दी थी क्योंकि अंग्रेजों ने इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को अलग से वोटिंग राइट्स दे दिए थे। सांप्रदायिक मताधिकार की शुरुआत हुई इस अधिनियम के तहत, और इसको बाद में जाके 1916 में कांग्रेस ने मतलब एक तरीके से एक्सेप्ट भी कर लिया, बोला चलो डन। बाद में जाके ये चीजें बढ़ती चली गई और 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग उठने लग गई। और पहले से पार्टी तो बनी गई थी भाई, कौन सी? मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस को बोला गया कि ये तो हिंदुओं का संगठन है, और जो मुसलमानों का जो रियल में राजनीतिक कोई संगठन है तो वो मुस्लिम लीग है, उसमें मतलब शामिल हो जाओ। और धीरे धीरे इन लोगों ने मतलब 1937 के चुनाव के बाद से मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगने लग गया था कि नहीं भाई अपना यहाँ पे कोई वजूद नहीं है, अपन तो अलग देश बनाएंगे, ये सारी की सारी चीजें मतलब होने लग गई थी।
और फिर एक नया देश उभर के आया जो आज भारत पाकिस्तान के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं कि भारत अलग हो गया और पाकिस्तान अलग है, और आज दुश्मन देश बन के खड़े हुए हैं दोनों के दोनों, है ना। चलो अगला है लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 1916 तक समय रहा। अब बात आ जाती है दिल्ली की, देख लो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, और दिल्ली दरबार का आयोजन पहले भी हुआ था, समझ में आ रहा है। और ये 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा है। इस समय पे कौन आया था भाई दिल्ली में? जॉर्ज पंचम आया था। जॉर्ज पंचम को एक तरीके से सम्मान देने के लिए उसके लिए भव्य एक स्वागत समारोह मतलब रखा गया, उसी को क्या बोलते हैं? दिल्ली दरबार। और उसी में घोषणा हुई कि अब राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, राजधानी कहां बनेगी? दिल्ली में बनेगी, और राजधानी बना दिया गया दिल्ली को 1912 में, ठीक है। कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर हो गई कहां के लिए? दिल्ली के लिए। और यही वो समय था जहां पे रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम को खुश करने के लिए उनके सम्मान में जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, ठीक है, यहीं पे मतलब गाया था इसको, जो वर्तमान में भारत का क्या है? राष्ट्रगान। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हिंदू महासभा की स्थापना भी हुई। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। भाई इतना तो बनता है, नहीं गुरुदेव को इतना तो बनता ही है, मतलब 11 के बाद 13 में इतना नहीं बनता, क्या हुआ? अगला मामला है वो किसका है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड का है, 1916 से लेके 1921 तक, या इसी बीच में एक मामला बना था, पता हो तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और 1918 तक ये विश्व युद्ध चलता है। और इस विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को शामिल कराने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। यहाँ के सैनिकों को मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए मतलब भेजा गया, यहाँ के युवाओं को प्रेरित किया गया कि तुम जाओ और ब्रिटेन की तरफ से मतलब युद्ध लड़ो। और ऐसा था मतलब महात्मा गांधी को एक आश्वासन दिया गया था कि विश्व युद्ध जीतने के बाद या मतलब इस युद्ध की समाप्ति के बाद हम भारत को कुछ बेहतर देंगे। अब बेहतर क्या देंगे वो मतलब पता नहीं था, तो कंडीशन ऐसी क्रिएट हुई कि उसके बाद मतलब थमा दिया गया रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट मतलब बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून, शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करो और जेल में डालो, ये थमा दिया गया। 1919 में अमृतसर में जो जलियांवाला हत्याकांड है वो इसी के मतलब एक परिणाम सिद्ध हुआ। वो कैसे मामला बना था? मतलब शक के आधार पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से मतलब क्या बोलते हैं, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे मतलब कुछ लोग थे जिन्हें भी मतलब गिरफ्तार किया गया था। और कंडीशन ऐसी हुई कि मतलब उनको छुड़ाने के लिए बैसाखी के दिन कुछ सिख समुदाय के लोग थे वो इकट्ठा हुए अमृतसर में जलियांवाला बाग में, और वहां इकट्ठा होकर मतलब तभी जनरल डायर को भनक लगी कि ये लोग मतलब कुछ साजिश कर रहे हैं। और सिर्फ शंका के आधार पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे मतलब गोलियां चला दी गई। उसमें सही एक ठीक आंकड़ा तो नहीं पता है कि कितने लोग मतलब उसमें मारे गए, कितने लोग घायल हुए, लेकिन बोला जाता है कि उसमें मतलब हजारों की संख्या में लोग मतलब मारे गए और निहत्थे लोग मारे गए। आज भी मतलब अमृतसर में उस जगह पे जलियांवाले बाग में वो गोलियों के मतलब निशान है। हमारे लिए तो वो एक तरीके से अब एक ऐसी चीज है कि कहानी टाइप की रह गई, लेकिन सोच के देखो कि वो घटना कितनी भयानक हुई होगी, रूह कांप जाएंगी वो कंडीशन। हाँ लेकिन मतलब सिख होते हैं, उन्होंने अपना बदला लेना था तो वो ले लिया। फिल्म आपने देखी होगी। भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि जनरल डायर को किसने मारा था, ठीक है। तो जनरल डायर को फिर घर में घुस के मार के आया था वो लंदन में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ और लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल ये दोनों एक हो गए थे, जो 1907 में अलग हुए थे। भाई याद आ रहा है कुछ? कहाँ है 1907? पता नहीं, कहीं नहीं दिख रहा मुझे, नहीं ये रहा लो। 1907 में ये जो नरम दल और गरम दल है ना, कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था, विभाजन इस मुद्दे को लेके हुआ, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये भी एक स्टोरी है। कांग्रेस देखो जब तक संगठन छोटा होता है ना तब तक मतभेद थोड़े कम रहते हैं, हाँ या ना? लेकिन जैसे जैसे संगठन बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, तो विचार भी बढ़ते हैं। मतभेद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।
अब यहां स्थिति क्या हुई कि मत भेद इतने हो गए कि मनभेद भी पैदा हो गए। लाल बाल पाल आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये गरम दल वाले व्यक्ति हैं, ये गरम दल वाले लीडर हैं। ये लोग बोलते थे नरम दल वाले लोगों को, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, अरविंद घोष हो गए, बाकी अधिकतर जो मतलब जो लीडर थे वो कौन से थे? नरम दल वाले। उनसे वो बोलते थे कि अगर साल भर में जो अधिवेशन होता है उसमें अगर मेंढक की तरह तुम टर्रकाओगे तो टर्रकाने से अंग्रेजों को कुछ फर्क पड़ेगा। ये गरम दल वालों का मतलब मामला है। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि भैया बरसाती मेंढक बनने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें एग्जाम निकालना है तो साल भर स्टडी करनी पड़ेगी। ये मैं बोलता रहता हूं, ये बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही कोई फॉर्म आता है या वैकेंसी ओपन होती है उसके बाद वो फॉर्म डालते हैं और तुरंत बैग उठा के चल देते हैं, बोलते हैं कि चलो 1 महीने में मतलब अब तो आईपीएस बन के आएंगे। ऐसा नहीं होता है। बरसाती मेंढक नहीं, जैसे ही बारिश होने लगती है तो वो टर्रकाने लगते हैं, ऐसे नहीं। अगर तुम्हें मतलब रियल में कुछ करना है तो लगातार प्रयास करने होंगे। बाल गंगाधर तिलक का भी कहना यही था। लेकिन कुछ लोगों का मतलब मानना ऐसा था नहीं कि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हैं, हमें अंग्रेजों के सामने डायरेक्ट मतलब जो विरोध है वो प्रदर्शन ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लेटर देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, उससे ही अपना मतलब मामला बनता रहेगा तो ठीक है। और इसी को लेके ये विवाद था कि नरम दल का व्यक्ति है वो अध्यक्ष बनेगा या गरम दल का है वो बनेगा। तो नरम दल का व्यक्ति है वो अध्यक्ष बन गया और गरम दल वाले लोगों ने बोला कि चलो भाई तुम अपना खेलो और हम अपना खेलते हैं। इस वजह से ये टूट गया था, बाद में जाके ये मिल गया। फिर बोल रहा हूँ ऑफलाइन में तुम्हें आना पड़ेगा उसके लिए। फिर मतलब ये जो नरम दल गरम दल वाली कहानी है 1.5 घंटे बैठ के समझेंगे अच्छे से, लेकिन अभी नहीं समझ गए क्योंकि वीडियो में आपके लिए इतना काफी है। 1916 नरम दल और गरम दल एक हो गए। 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। सुधार कुछ नहीं है, बिगाड़ है। ये जो मॉन्टेस्क्यू है और ये चेम्सफोर्ड है, ये चेम्सफोर्ड यही है। ये कौन है? वायसराय। और मॉन्टेस्क्यू कौन है? ये भारत सचिव। तो भारत सचिव और वायसराय इन लोगों ने मिलके ये जो मतलब एक तरीके से कानून बनाया है, जो अधिनियम मतलब आया हुआ है। इस अधिनियम के तहत 1909 का जो अधिनियम था उसका विस्तार और कर दिया गया। पहले तो मुसलमानों को मतलब अलग करने की बात कर रहे थे, अब इसका विस्तार करके मतलब बोला कि सबको सबके लिए मतलब अलग से मताधिकार दो, ये वाली कंडीशन हुई। और 1919 का जो अधिनियम है उसके तहत क्या क्या किया गया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, पॉलिटी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग है 1921 से 1926 तक इसका समय रहा। इसके समय का जो मतलब आप लोगों को पता होगा खिलाफत आंदोलन है वो इसके समय पे हुआ था। इसी के खिलाफत आंदोलन जो खलीफा का पद है वो समाप्त कर दिया गया था, तो मतलब खिलाफत मूवमेंट हुआ, समझेंगे कभी समय निकाल के। इसमें महात्मा गांधी ने मतलब पार्टिसिपेट किया, तो मुसलमानों ने बोला कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ऐसा करके मतलब मामला, ठीक है। फिर उसने बोला कि नहीं मेरा काम क्यों नहीं है, मैं डांस करना जानता हूँ, अच्छे से करूँगा मतलब बोला कि मेरे लिए सब समान है, मेरे लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, मैं तो सब में मतलब। फिर बाद में जाके महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया 1920 में। उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलता है। और उस आंदोलन की जो खासियत थी, उस आंदोलन में जितना मतलब बढ़ चढ़ के भाग हिंदू नहीं ले रहे थे, उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग मुसलमानों ने लिए। और वो परिणाम इस बात का था क्योंकि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में मतलब पार्टिसिपेट किया था। और असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे पड़ाव पे चल रहा था, सारे के सारे लोग उसमें मतलब बच्चों से लेके मतलब बुजुर्गों तक, और महिला पुरुष मतलब हिंदू मुसलमान सब लोग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें, किसान मजदूर। लेकिन बात ये हुई कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है मतलब जिला है, और वहीं पे एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई कुछ उपद्रवियों ने या एक आंदोलनकारियों ने, ऐसे मतलब मान लो। घटनाएं क्या हुई, पुलिस ने डंडे मारे होंगे या जो भी मतलब चीजें रही, लेकिन वो कंडीशन ऐसी हुई कि मतलब जैसे ही हिंसा हुई महात्मा गांधी ने बोला कि हम ना खेल रहे। लोगों ने बोला क्या हुआ, बोला नहीं आंदोलन समाप्त। बोला मैं हिंसा पसंद नहीं करता भाई, हिंसा नहीं, मैंने मना किया था, आंदोलन अहिंसक होगा। बहुत सारे लोगों ने आके समझाया कि बापू हाथ जोड़ रहे हैं, समझने की कोशिश करो, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें
होते रहते हैं। इतना बड़ा आंदोलन है तो कुछ लोग तो मतलब ऐसी कंडीशन हो ही जाती है। महात्मा गांधी ने बोला नो मीन्स नो, चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, मतलब नहीं, ऐसे कैसे हो सकते, हिंसा कैसे हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि ये महात्मा गांधी का जो डिसीजन था वो मूर्खतापूर्ण डिसीजन था जो आंदोलन को स्थगित किया, नहीं तो उसी समय पे देश आजाद होता। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ना समझ हो, महात्मा गांधी जी ने जो डिसीजन लिया था बहुत समझदारी से डिसीजन लिया। अगर उस समय पे अगर वो आंदोलन को स्थगित नहीं करते तो हो सकता है कि जो अंग्रेज हैं वो दमनकारी नीति चलाते और सारे के सारे लोगों को कुचल देते। हो सकता है कि उसमें महात्मा गांधी की हत्या भी हो सकती थी। इस वजह से महात्मा गांधी ने बहुत समझदारी के हिसाब से वो डिसीजन लिया और आंदोलन को स्थगित किया। इसी समय से बोला जाता है कि मतलब जो भगत सिंह हैं वो महात्मा गांधी के पहले बहुत बड़े फैन हुआ करते थे और महात्मा गांधी के अपोजिट हो गए। और फिर कंडीशन ऐसी हुई कि इस आंदोलन के बाद से मतलब जो क्रांतिकारी जो घटनाएं थी, बोला कि अब शांति से कुछ नहीं होगा, अब तो आजादी बंदूक की उससे ही निकलेगी भैया, जब तक मामला नहीं बनेगा तब तक मतलब मामला कुछ होगा नहीं। तो बोला कि चलो भाई बंदूक उठाओ, और फिर तुम्हें बहुत सारे क्रांतिकारी हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, चाहे फिर वो राम प्रसाद बिस्मिल हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे सुखदेव हों, चाहे फिर राजगुरु हों, आप लोगों को बहुत सारे मतलब क्रांतिकारी मिलते हैं। और इन क्रांतिकारियों की जो बहुत ज्यादा जो टेंडेंसी थी या फिर एक तरीके से बहुत ज्यादा जो घटनाएं मतलब हुई थी या इन्होंने जो घटनाओं को अंजाम दिया था, वो घटनाओं को अंजाम दिया था लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का जो मामला है वो ऐसा हुआ था कि जो रोलेक्ट एक्ट आया था ना, उसकी समीक्षा करने और साथ ही साथ 1919 का जो अधिनियम है उसकी समीक्षा करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था और कमीशन, उस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। ठीक, तो साइमन कमीशन बनाया गया। तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य में से एक भी भारतीय सदस्य नहीं लिया। सारे के सारे सदस्य कौन? अंग्रेज। और लाला लाजपत राय और उसके साथियों ने इसको रोकना चाहा। जब मुंबई आया था साइमन कमीशन मतलब, तो इन्होंने काले झंडे दिखा के उसका विरोध किया और बोला कि जब भाई ऐसे कमीशन से हम क्या उम्मीद लगाएं जिस कमीशन में हमारा एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है। जब कानून हमारे लिए बना है तो उसकी समीक्षा करने में तो हमारे लोग शामिल होने चाहिए। तो उसका विरोध कर रहे थे। वहां पे पुलिस ने मतलब लाठी डंडा बरसाने शुरू कर दिए और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और जैसे ही लाला लाजपत राय की मृत्यु होने वाली थी उससे कुछ चंद सेकंड पहले लाला लाजपत राय बहुत बड़ी चीज बोल गए थे, और वो ये था कि ये जो एक एक लाठी है जो मेरे सिर में लग रही है, इसकी आखिरी कील ब्रिटिश ताबूत को नस्ते नाबूद कर देगी। मतलब एक तरीके से जो आज डंडे मुझे पड़ रहे हैं ना, ये डंडे एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को पड़ने वाले हैं, बस इंतजार करो। मतलब यहां से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म कर देगी। ये जो लाठी डंडे आज भी जो पड़ रहे हैं ना मुझे, यही लाठी डंडे किसको खत्म करेंगे? ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ से खत्म करेंगे। और लाला लाजपत राय गर्म दल के आदमी थे, और गर्म दल के आदमी थे तो क्रांतिकारी तो इनके साथ रहने ही है। लोग मतलब तैयार हो गए। भगत सिंह मतलब बोला कि चलो जहां अंग्रेज देखो उड़ाओ, ऐसे करके मतलब मामला बना। और फिर आप लोगों ने बहुत सारे मतलब घटनाएं सुनी होंगी, मतलब काकोरी ट्रेन को लूटना, काकोरी कांड, ऐसे करके मतलब अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया। भाई क्या नाम है आप लोग बताना है ना, ठीक है, काकोरी। और दूसरी बात यह है कि जब इन क्रांतिकारियों का जो मामला था, उन्हीं में से एक इंसिडेंट आप लोगों ने सुना होगा कि भगत सिंह ने जो असेंबली में, नेशनल असेंबली या संसद भवन उसको बोले, उसमें जाके क्या किया था? बम फेंक दिया था। वो बम एक तरीके से डिस्फ्यूज था, मतलब सुतली मान लो उसको, है ना, वैसे ही है, खराब बम है ना। उस बम को मतलब डाला गया, उसमें से धुआं निकला, बस मतलब बात खत्म। लेकिन अंग्रेजों ने मतलब बोला कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है। और साथ ही साथ उन्होंने मतलब अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की मतलब हत्या कर रखी थी, इस वजह से मतलब मामला था। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको मतलब फांसी की सजा भी हुई। फांसी की सजा हुई उसी समय पे 1930 के समय की मैं मतलब एक घटना बता देता हूँ जिससे तुम्हें मतलब चीजें समझ में आएंगी। लॉर्ड इरविन, ये जो लॉर्ड इरविन है ये मतलब इसके हेड बन गए थे, वायसराय थे भारत के। और महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, उसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 में। ये समझौता इस वजह से हो रहा था क्योंकि महात्मा गांधी ने 1930 में एक आंदोलन फिर से शुरू कर दिया था, सबने अवज्ञा आंदोलन। आप लोगों को पता होगा, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, सुना हुआ है अच्छे से, हाँ। तो ये जो मतलब जब आंदोलन शुरू किया था तो उसी समय पे इंग्लैंड में
गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, राउंड टेबल समिट। राउंड टेबल समिट मतलब 3 राउंड टेबल समिट हुए थे। मतलब कौन सा व्यक्ति था जिसने तीनों राउंड टेबल समिट में मतलब पार्टिसिपेट किया था? महात्मा गांधी ने कौन से राउंड टेबल समिट में मतलब पार्टिसिपेट किया था? और महात्मा गांधी को किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? बताना भाई जरूर, ठीक। और जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो रहा था तो महात्मा गांधी ने ये नहीं बोला कि भगत सिंह को फांसी मत दो। इस वजह से लोग बोलते हैं कि मतलब महात्मा गांधी को डर था कि भगत सिंह अगर रहेगा तो महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। एक बात। कुछ लोग बोलते हैं कि भगत सिंह से महात्मा गांधी जलते थे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मतलब क्या है, मामला ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी बहुत समझदार व्यक्ति थे। भगत सिंह की बात अलग है, महात्मा गांधी की बात अलग है। इन दोनों का रास्ता अलग अलग था, मंजिल चाहे एक हो। मंजिल तो इनकी भी वही थी, देश को आजाद कराना, मंजिल इनकी भी मतलब। लेकिन महात्मा गांधी हिंसा को पसंद नहीं करते थे बिल्कुल, और महात्मा गांधी बोलते थे कि भगत सिंह हिंसक आदमी है और उसका सपोर्ट मैं नहीं कर सकता। और इसी वजह से भगत सिंह के जो भी फैन हैं वो मतलब महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते, ये मतलब मामला है। महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर महात्मा गांधी भगत सिंह का बचाव करते तो ऐसा भी हो सकता था कि मतलब बोलते कि भैया तुम तो, क्योंकि अंग्रेजों की नजर में तो भगत सिंह क्या था, आतंकवादी। तो ऐसा भी हो सकता था कि मतलब एक तरीके से महात्मा गांधी को ये बोला जा सकता था कि तुम तो आतंकवादियों का पक्ष लेते हो, तुम तो आतंकवादियों को बचा रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता था कि मतलब महात्मा गांधी को भी जेल डाला जा सकता था। ये सारी की सारी चीज मतलब जो भी है, देखो होने के लिए जो इतिहास में हो गया उनको बदला नहीं जा सकता है। उन पर बैठ के सिर्फ बातें की जा सकती हैं, बहस की जा सकती है उन पर कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। जो हो गया वो तो हो गया। तो फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मतलब फांसी गई 23 मार्च 1931 को। और इस दिन शहीद दिवस मनाते हैं, आप लोगों को मतलब पता होगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद 1932 में एक और मतलब मामला बना, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में मतलब टकराव हुआ। और टकराव इस बात को लेके हुआ कि भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि जो दलित लोग हैं उनके लिए अलग से मताधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुसलमानों को मिलता है वैसे। मुसलमान अलग हैं वैसे ही दलित भी अलग हैं, हम हिंदू नहीं हैं एक तरीके से। या ये समझ लो कि हम अलग से धर्मी बना लेंगे, लेकिन हमें हिंदुओं में नहीं रहना है, क्योंकि हमारा शोषण होता है, हमें समानता नहीं मिलती। हम जब तुम्हारे लेवल के है ही नहीं तो हम तुम्हारे साथ रह के करेंगे ही क्या। ये मतलब भीमराव अंबेडकर का मतलब मामला था। लेकिन महात्मा गांधी ने बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ये हो किसकी मतलब सह पे हो रहा था? ये हो रहा था मतलब एक तरीके से जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में आया था, ये पेपर में आएगा। कम्युनल अवार्ड कब आया था? 1932 में। सांप्रदायिक पांचाट किसके सह पे आया था? ये रैमजे मैकडोनाल्ड। ये कौन थे रैमजे मैकडोनाल्ड? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इसका सपोर्ट कर रहे थे भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में इस बात को लेकर मतलब टकराव हो गया। और महात्मा गांधी ने बोला कि मेरे भाई बात सुन ले, दलित लोग हमारे हैं और हम इनको अलग नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। भीमराव अंबेडकर ने बोला कि हम अलग होके रहेंगे। तो फिर महात्मा गांधी ने बोला ठीक है, तो तुम अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आज से खाना पीना बंद मेरा, अनशन पे बैठेंगे, ठीक है। वो अनशन पे मतलब बैठ गए, कुछ दिन तो मतलब बैठे रहे। भीमराव अंबेडकर ने भी बोला कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो एक दिन बैठ लेने दो। फिर उसके बाद जब मतलब मामला ऐसा बना कि नहीं यार ये सच में ही कुछ हो ना जाए, तो फिर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि चलो समझौता करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अलग हो रहे। फिर इसको बोला जाता है 1932 का पूना पैक्ट या पूना समझौता। किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। पूना समझौता 1931 से लेकर 1936 तक कौन रहा? ये वेलिंगटन मतलब रहा, ठीक है, इसको रख लेना। उसके बाद 1936 से 44 तक रहा लॉर्ड लिनलिथ को। अब महात्मा का फिर देखो 36 से 44 का मामला आ गया, तो इसके बीच में बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे। अब वो इंसिडेंट मुझे बताने पड़ेंगे कि नहीं तो आप लोग बोलोगे पढ़ाया ही क्या है, दिक्कत हो जाएगी। और फिर खासकर ऑनलाइन देख रहे हैं वो तो बोलेंगे अरे सर मजा नहीं है, मैं मजा देने के लिए खड़ा हूँ यहाँ। तो
1936 से लेके 44 तक, 1936 से लेके 44 तक के बीच में बहुत सारे इंसिडेंट हुए। उनमें से महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के बीच का जो टकराव है, वो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए थे कांग्रेस के, और एक इंसिडेंट हुआ था जिस इंसिडेंट में मतलब महात्मा गांधी ने अपनी साइड से चुनाव लड़ाया था पट्टाभी सीतारमैया को, जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी बने थे, और उस चुनाव को जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस। और इसमें मतलब महात्मा गांधी ने मतलब बोला था कि ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला, बापू तुम कब लड़े थे चुनाव? समझ में आया? सुभाष चंद्र बोस पहले आईसीएस रहे, मतलब कलेक्टर रहे थे अंग्रेजों के शासन में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अंग्रेज बहुत डरते थे सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस का मामला अलग था, बॉस बॉस थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का जो मामला था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि बापू तुम कब लड़े थे चुनाव? तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने मतलब देखा कि ये अगर ये लोग जो कांग्रेसी लोग हैं, वही लोग अगर मेरे अध्यक्ष बनने से खुश नहीं है, तो यार क्यों मतलब इनके साथ में काम करना है। फिर मतलब उन्होंने क्या है, इस्तीफा दिया, और इस्तीफा दे के यहाँ से बेस बदल के वो यहाँ से मतलब अफगानिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए, और कहाँ चले गए वो? जर्मनी। और जर्मनी में जाके मिले हिटलर से। किससे? हिटलर से। और हिटलर से जाके मिला, हिटलर का दुश्मन कौन था? ब्रिटेन। याद आ गया? हिटलर का दुश्मन ब्रिटेन, और इधर सुभाष चंद्र बोस का दुश्मन कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने बोला देखो, दुश्मन का दुश्मन, बोला हमारा दुश्मन ब्रिटेन, तुम्हारा दुश्मन ब्रिटेन, अपन दोनों दोस्त। हिटलर ने बोला चल कोई दिक्कत नहीं, तेरी हेल्प की जाएगी, जैसे चाहेगा वैसे हेल्प होगी। लेकिन तभी तक मामला ऐसा बना, 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसका जो एक तरीके से हेड था दूसरे विश्व युद्ध का, दूसरी साइड से उससे तो हिटलर ही था। तो हिटलर ने एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस को बोला कि अभी तुम हमारी हेल्प करो और फिर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे युद्ध जीतने के बाद। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि यार यहाँ पर मेरा शोषण हो जाएगा बिना फालतू का, मैं इनकी हेल्प करने आया हूँ कि अपनी हेल्प करवाने आया हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ से चले गए, और फिर वो सिंगापुर पहुँचे, और सिंगापुर जाके उन्होंने वहाँ पे जाके मतलब देखा कि पहले वहाँ पे मोहन सिंह भाकना पहले से मतलब क्या कर रहे थे, एक टुकड़ी बना के मतलब रखी हुई थी उन्होंने। और वो आप लोगों ने सुना होगा आजाद हिंद फौज का नाम, सुना है? तो आजाद हिंद फौज का जो मामला है वो मतलब वही था। और फिर आजाद हिंद फौज के हेड कौन बन गए? सुभाष चंद्र बोस बन गए। इसी को अभी यहीं पे छोड़ दो। बाद में जाके आजाद हिंद फौज ने भारत पे अटैक भी किया था। भारत पे अटैक मतलब अंग्रेजों के खिलाफ अटैक किया, हालांकि मतलब उसको दबा दिया गया। फिर आजाद हिंद फौज के जो मतलब लोग थे उन पर मुकदमा चला, उसको लाल किला मुकदमा के नाम से जानते हैं। लाल किला मुकदमा कब चला था, उसमें कौन कौन वकील थे, क्या था, ये सब चीज़ें अगर तुम बताओगे तो बहुत अच्छी बात, अगर तुम्हें नहीं पता तो ऑफलाइन आयो भाई, ऑफलाइन में बताऊंगा, नहीं बताऊंगा ऑनलाइन में सारी की सारी चीज़, ठीक। फिर उसके बाद में तो जो लाल किला मुकदमा था वो किससे संबंधित है? आजाद हिंद फौज से संबंधित है, ठीक है। अब पीछे चलते हैं। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत है 1939 में हो गई थी। एक विश्व युद्ध पहले भी हो गया था 1914 से 1918 तक चला। उस विश्व युद्ध में भारतीय लोगों ने बढ़िया मतलब सहयोग किया था ब्रिटेन वालों का, अंग्रेजों का सहयोग किया। लेकिन हमें क्या मिला था उसके बदले में? रोलेक्ट एक्ट। देखो एक बार अगर किसी को ठोकर लगे तो भाई गलती से लग सकती है, लेकिन फिर उसी पत्थर से फिर जाके टकराया तो मूर्खता है। तो फिर अंग्रेजों ने फिर मतलब इन लोगों से गुहार लगाई, भारतीय लोगों से बोला कि चलो दूसरे विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करो। तो बोला कि नहीं भैया, गलती से हो तो गलती है। अब क्या जानबूझ के गलती करेंगे हम? बिल्कुल नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। पहले ही बताओ देश को आजाद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बोला ऐसा थोड़ी होता है। बोला आजाद मत करो, कम से कम स्वायत्त तो कर दो और समझने की कोशिश करो, युद्ध के बाद करेंगे। बोला नहीं 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 भाई, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारी बात पे भरोसा कौन करेगा? तुम्हारा मामला तो ऐसा है, ऐसा चेक दे रहे हो है ना, जो बैंक पहले से ही दिवालिया हो चुका है। समझ में आ रहा है? बैंक करप्ट मतलब ऐसे बैंक के चेक का हम क्या करेंगे भाई? या फिर मैं बोलूं तुम्हारे अकाउंट में 2 रुपए है नहीं और मतलब चेक तुम्हारे 2 करोड़ का, लो लिख के लो चेक, जाओ।
तो साथ देना नहीं था। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और 1940 में ही मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। वहां पे पृथक पाकिस्तान की मांग रखी गई, और पाकिस्तान जो शब्द है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली कौन सी विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट्स थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ठीक, कमेंट बॉक्स को भर देना देख देख के प्रश्नों को, है ना। और फिर स्थितियां ऐसी बनी, 1945 में ये दूसरा विश्व युद्ध वो समाप्त हो जाता है, और जो भी रहा, अमेरिका ने बम पटक दिए जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना होगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। तो दूसरे विश्व युद्ध को भी ये लोग जीत जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और अमेरिका ने भी मतलब दबाव डाला। उसी समय पे 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, महात्मा गांधी ने उसमें जो नारा दिया था, करो या मरो का जो नारा है वो दिया। और करो या मरो का नारा किसका है, कौन से व्यक्ति ने ये लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई जरूर, ठीक है। कमेंट बॉक्स बहुत भरना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। करो या मरो का नारा मतलब है किसका, तो करो या मरो का नारा दिया किसने, महात्मा गांधी ने दी। और जेल भरो आंदोलन, एक तरीके से ये वाला मामला हुआ कि देखो जेल में तो डालेंगे ही डालेंगे ये लोग, और अंग्रेजों भारत छोड़ो। लास्ट था डू एंड डाई, कितना झेलेंगे यार। तो उस समय पे स्थितियां भी ऐसी हो गई थी कि उधर तो मतलब वो दूसरे विश्व युद्ध में उलझे पड़े हुए थे, इधर यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। फिर लास्ट में जाके ऐसी कंडीशन हुई कि ब्रिटेन को अमेरिका ने भी समझाया और बोला कि देखो, गुलाम तब तक रखे जाते हैं जब तक स्वामी ताकतवर होता है। अब स्वामी हो गया कमजोर, गुलाम ऐसा नहीं हो कि सोते हुए काट जाए। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। स्वामी मतलब जब तक तुम विधायक हो तब तक तो मतलब 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। घर में 4 नौकर मतलब भैंस बांधने अलग, ये अलग, वो सब रख सकते हो। लेकिन जब अब विधायक नहीं रहे हो तब ये चीजें मत करो, नहीं तो जो है वो बिच जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति मतलब ब्रिटेन को समझ में आ गई, और ब्रिटेन ने मतलब बोला कि चलो जल्दी मतलब आजाद करते हैं देश को। और उन्होंने एक तरीका अपनाया, और यहाँ पे कैबिनेट मिशन भेजा। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसके 3 सदस्य थे, AB अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इन तीनों को मतलब भेजा। और इन्होंने संविधान बनाने के लिए रिकमेंड किया कि एक संविधान सभा बनाओ, और आप उस संविधान सभा के द्वारा एक संविधान निर्मित करो, और उस संविधान के तहत अपने देश को चलाना, हम देश को आजाद कर देंगे। और लॉर्ड माउंटबेटन उस समय पे मतलब कौन थे, वायसराय थे, और लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी, और उसके तहत लास्ट में जाके मामला ऐसा हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। लेकिन देश आजाद तो हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी घटनाएं करवा के गया ये देश आजाद होने से पहले। और वो घटनाएं ये हुई कि जब इनसे ये बोला गया, मुस्लिम लीग ने ये बोला कि हमें पाकिस्तान अलग से चाहिए, तो अंग्रेजों ने भी पहले बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रिप्स मिशन में भी मना किया, लेकिन स्थितियां बहुत खराब हो गई, विकराल हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना मतलब जिद पे अड़ गए थे, और ये वाला मामला था कि हमें तो मतलब अलग से देश चाहिए, और उन्होंने नारा दिया लड़कर लेंगे पाकिस्तान, और लड़कर लेंगे पाकिस्तान ये नारा दिया। और उसके बाद मतलब जो घटनाएं थी वो बड़ी बीभत्स घटनाएं थी। 1946 में कत्लेआम शुरू हो गया, और ये कत्लेआम इतना भारी भरकम था, बोला जाता है लाखों की संख्या में लोग मारे गए इस कत्लेआम में। हिंदू मुसलमानों में आपस में तलवारबाज युद्ध हुए। दिल्ली, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं समझ में आ रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं मतलब होती हैं। और देखो गाँव में तो आज भी जो भाईचारे वाला मामला है, उस समय पे मतलब भाईचारे वाला मामला रहा होगा, लेकिन जब ये जो बड़ी घटनाएं होती हैं, ये गांव के भाईचारे को भी ठेस पहुंचाती हैं, गांव के भाईचारे को भी बिगाड़ती हैं, हाँ या ना। फिर पाकिस्तान अलग से मतलब देश बनना था, और पाकिस्तान अलग से देश बन गया। ये 14 अगस्त 1947 को भाई पार्टीशन डल गया, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, उस रेखा को 2 नामों से जाना जाता है। एक सर क्रीक रेखा है, और दूसरी रेखा है कौन सी, रेड क्लिफ। तो सर रेड क्लिफ और सर क्रीक रेखा, ये कौन सा मतलब मामला है, ये जो गुजरात वाले एरिया में ये जो रेखा डली हुई है वो कौन सी है, सर क्रीक। और ये जम्मू कश्मीर वाला ऊपर वाला जो बाउंड्री है वो कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। जो
एक और मतलब जो चोट देनी थी अंग्रेजों को, वो लास्ट चोट और देना चाहते, तो उन्होंने बोला हम यहां से जा रहे हैं और जो ब्रिटिश भारत है वो तो भारत है, लेकिन जितने भी राजा रजवाड़े रियासतें हैं वो जिसके साथ मिलना चाहे वो मिले, नहीं मिले तो स्वतंत्र रहें। समझने की कोशिश करना भाई बहुत अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तुमसे। ये बोला गया कि हम तो यहां से जा रहे हैं, जिसका मन करे वो भारत में रहे, जिसका मन करे वो पाकिस्तान जाए, और जिसका मन करे वो स्वतंत्र रहे। और ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई। उस समय पे 550 के आसपास रियासतें हुआ करती थी राजा रजवाड़े की। अगर मान लो कि वो सारे के सारे बोल देते कि हम तो स्वतंत्र राजा हैं, तो सोचो भारत में से 550 राजा देश होते। और दूसरी बात, जब ये बोला गया कि पाकिस्तान की साइड जो जाना चाहे पाकिस्तान में मिल जाओ, तो ये जो बांग्लादेश वाला जो एरिया है ना, ये इसने बोल दिया कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, तो ये पाकिस्तान में मिल गया। अब सोचो, यहां पाकिस्तान और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान ये भी पाकिस्तान। सोच के देखो तुम। फिर तुम्हें पता होगा बाद में चीजें ऐसी हुई कि इन लोगों की इज्जत नहीं करते थे वो लोग, फिर ये लोग चिल्लाने लग गए, फिर इनको मतलब भारत ने ही सपोर्ट करके अलग करवाया, और आज ये भारत को आंख दिखा रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं वहां पे बांग्लादेश में, देख रहे हैं नहीं मतलब। लेकिन जिसका सपोर्ट किया उस व्यक्ति की भी मूर्ति तोड़ डाली इन लोगों ने, मतलब अभी तो है ना शेख मुजीबुर रहमान की, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो पाकिस्तान, अब जो 550 रियासतें थी, उन 550 रियासतों को भारत में कैसे मिलाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों लौह पुरुष बोला जाता है, और 1947 के बाद की स्थितियां कैसी रहीं, ये हम आज़ाद भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। और आज़ाद भारत के इतिहास की एक वीडियो बनाएंगे, जरूर आप लोगों के काम आएगी बहुत ज़्यादा। अगर ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी इफेक्टिव है, और अगर आपको लगता है कि मतलब मैं ठीक ठाक थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, शिक्षक तो मैं हूँ नहीं, मतलब स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, लेकिन अगर लगता है तो थोड़ा शेयर कर दिया करो, घर वालों को दिखाया करो, खुद भी देखा करो। जय हिंद, हर हर महादेव।